हेलो, सो हाउ आर यू बच्चा पढ़ी। कैसे हो आप सब लोग। आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 8 एंड दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये एक स्लाइड है जो बनी हुई है। रिवोल्ट ऑफ 1857 को हम म्यूटनी ऑफ वॉर भी कहते हैं एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, कि ये जो था इंडिपेंडेंस को लेकर एक फर्स्ट वॉर स्टार्ट किया था, ठीक है, हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने। फर्स्ट जो स्लाइड हमारी आती है वो आती है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, ठीक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ मेजर अपराइजिंग इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रिजीम। तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पीरियड में 1857 जो था वो पहला अपराइजिंग रिवोल्ट था, मतलब पहला बहुत बड़ा रिवोल्ट छेड़ा था हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने, जिसमें बहुत बहुत बड़े बड़े हमारे फाइटर्स जो थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, और जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में था, ठीक है। बट इट वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा एंड वाज सप्रेसिस्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अनसक्सेसफुल होने के साथ साथ इसको जो है सप्रेस्ड कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। आगे जितने टाइम तक चल पाया, और उसके आगे और बहुत बड़ा जो रूप लेना था इस वॉर ने वो नहीं ले पाया ये, ठीक है। एंड विच रूल्ड एक्टेड एज अ सोवरन पावर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो यहाँ पर ये रिवोल्ट जो था इस तरीके से एक्ट हुआ इस रिवोल्ट का, कि ये एक सोवरन पावर, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सोवरन पावर यानी कि बाहर की ताकतें जो हम पे रूल कर रही थी, इसको यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक दिया गया, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा होल्ड करिए। ओके, सो इस बाहर की पार को जो है उखाड़ के फेंकना ये चाहते थे, लेकिन जो कि जो है वो नहीं हो पाया, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट हमारी जो वो है आपका पैरा है, वो है हमारा द रिवोल्ट ऑफ 1857 इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री वाज एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क। तो बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क रहा ये हमारी इंडियन हिस्ट्री में, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मैंने आपको पहले प्रीवियस स्लाइड में बताया अभी, कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहलाता है और म्यूटनी वॉर भी कहलाता है। रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द सोल्जर्स एंड लेटर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ये वॉर जो है स्टार्ट में जो जब शुरू हुआ ये वॉर, तो ये वॉर बेसिकली सोल्जर्स ने स्टार्ट किया। बाद में ये वॉर ऑल ओवर द पूरी कंट्री में जो है धीरे धीरे स्प्रेड हो गया, ठीक है। सो ऑल्सो नोन एज सिपॉय म्यूटनी, आई टोल्ड यू अभी जस्ट राइट नाउ, इंडियन म्यूटनी वॉर भी कहा गया, सिपॉय म्यूटनी वॉर, क्योंकि सिपॉयज ने स्टार्ट किया था, सोल्जर्स ने ये वॉर शुरू किया था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो रिवोल्ट बिगेन ऑन May 10, 1857। तो 1857 में मई में जो है ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। पहली बार ये रिवोल्ट जब स्टार्ट हुआ तो ये 1857 में स्टार्ट हुआ 10 मई को, एंड जो प्लेस थी, जो फर्स्ट प्लेस जहां से ये स्टार्ट हुआ, दैट इज मेरठ, ओके। सो नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड की तरफ जाते हैं। कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट के मेन कॉजेज क्या थे। रिवोल्ट के जो सबसे बड़ा कॉज थे, इसके अलग अलग कॉजेज थे, कोई एक रीजन इसका नहीं था, इसके बहुत सारे कॉजेज रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वॉर सिपॉय म्यूटनी से भी बहुत फेमस हुआ, सिपॉय म्यूटनी से भी वॉर बहुत फेमस हुआ। पॉलिटिकल कॉज रहे इसके, सिपॉइज के अपने खुद के कॉज अलग थे, मिलिट्री कॉज भी थे उनके, इकोनॉमिक कॉजेज उनके अलग थे, रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज अलग थे, ठीक है, और कुछ इमीडिएट कॉजेज थे, ठीक है। तो इमीडिएट कॉजेज हम इसमें दिखाया वो नहीं है। आगे हम इसके पॉलिटिकल कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज जो थे वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे। इमीडिएट कॉजेज भी है, अभी हमने वी आर गोइंग टू द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट। हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा यहाँ पर, और कुछ और भी चीजें कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। दैट इज दैट वी हैव सीन हाउ आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 18th सेंचुरी में, आपके बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि मतलब ब्रिटिश ने अपना कंट्रोल ओवर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग बना लिया था इंडिया पर, ठीक है, इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल ओवर इंडिया। सो विद इन द नेक्स्ट सेंचुरी, आने वाले नेक्स्ट सेंचुरी तक जो है मोस्ट ऑफ द कंट्री वॉज ब्रॉट अंडर ब्रिटिश रूल। बहुत सारी कंट्रीज थी जो ब्रिटिश कंट्रोल में थी। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ब्रिटिश नॉट ओनली कंट्रोल इन द एशियन कंट्रीज और नॉट ओनली ruled over Britishers, in India and Indians, but British also control over many of the countries of different continents. Continents like आपके अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इवन अमेरिका ऑल्सो। तो ये जो कुछ बहुत बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स थे हमारे, इन कॉन्टिनेंट्स पर जो है ब्रिटिशर्स
ऑलरेडी ही रूल कर रहे थे कई सालों से, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने अपनी बहुत अच्छी खासी जो है कॉलोनीज यहाँ पर सेटअप कर रखी थी। अफ्रीकन कंट्रीज में ब्रिटिशर्स का राज था, ऑस्ट्रेलिया में था, आपका अमेरिका में भी आपका अच्छा खासा ब्रिटिशर्स का जो है रूल था, ठीक है। और बाकी फिर ये बच गया इंडिया में, जहाँ तक हम देखते हैं कि इंडिया में ये शायद ये सॉरी इंडिया में ये बाद में आए रूल ओवर करने के लिए। पहले इनका ट्रेड का कॉन्सेप्ट था, और ट्रेड का कॉन्सेप्ट इंडिया में ही नहीं बाकी और कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में भी ट्रेड का कॉन्सेप्ट लेके चले। और उसी ट्रेड के कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है ये इन्होंने धीरे धीरे जो है अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया, और अपने जो है रूल्ड ओवर उन कंट्रीज में स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो द वंस पावरफुल मुगल लॉस्ट ऑफ देयर अथॉरिटी। तो वंस जो है मुगल अथॉरिटी जो कभी बहुत ज़्यादा पावरफुल मानी जाती थी, ब्रिटिशर्स के आने के बाद और 1857 के रिवोल्ट तक मुगल्स को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था इंडिया में से, ठीक है। सो इसके बिफोर जो पहले आप जितने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से मुगल्स को इन्होंने धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेकर और धीरे धीरे इंडिया से इन्होंने मुगल्स को पूरी तरीके से वैनिश्ड कर दिया, ठीक है। सो मुगल्स के इनके लास्ट एक सक्सेसर जो थे वो सिर्फ बचे, एंड दैट इज ऑल्दो बहादुर शाह जफर वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द मुगल एम्परर बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा वो बहादुर शाह जफर को ही एक मतलब बेसिकली वैसे भी एक बहादुर शाह जफर ही जो थे लास्ट मुगल एम्परर माने गए, और मुगल एम्परर तो थे, मुगल्स के एम्परर थे, और ब्रिटिशर्स ने भी उनको एम्परर का मतलब मान्यता दी, ठीक है, कि हाँ ठीक है ये एम्परर बने रह सकते हैं जिस भी प्लेस पर ये हैं, ठीक है। और ओवरऑल मतलब एक्चुअली में भी इंडियन हिस्ट्री में बहादुर शाह जफर ही मुगल के लास्ट एम्परर थे, क्योंकि आफ्टर बहादुर शाह जफर ब्रिटिशर्स तो वैसे ही पूरा कंट्रोल ओवर कर चुके थे, और उसके बाद जो जब ब्रिटिशर्स पूरा कंट्रोल ओवर कर चुके थे तो बट ऑब्वियस ही है कि वो अपने रहते हुए तो किसी को राजा बनने दे ही नहीं सकते थे, ठीक है। उसके बाद बहादुर शाह जफर के बाद भी जो भी उसके सक्सेसर आए भी, अगर उसका बेटा या उसके बेटे का बेटा पोता जो भी आया वो भी इतने स्ट्रांग नहीं रह पाए कि वो ब्रिटिशर से फाइट करके अपने एरिया को सिक्योर कर पाते, या और बाकी जो ब्रिटिशर्स के जो रीजन थे इंडिया में जो उन्होंने कैप्चर किए हुए थे उनको मुगल के आने वाले सक्सेसर उनको अपने अंडर में कैप्चर कर सकते, तो ये नहीं कर पाया वो आगे, ठीक है। तो बहादुर शाह जफर ही हमारे लास्ट एक मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ही बचे थे, जिन्होंने एट लास्ट 1857 का ये जो रिवोल्ट हुआ था इसमें फुल्ली उन्होंने कॉर्पोरेट किया, पूरा सपोर्ट किया हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के साथ, ठीक है। सो was recognized as the last मुगल emperor by the British. He exercised no real power. उनको कोई real powers तो उन्होंने दे नहीं रखी थी. Although the British had emerged as a supreme political power in the mid 19th century, their exploitative policy and incentive rule fueled a lot of resentment among Indians. इनकी सुपरमैसी जो थी ब्रिटिशर्स की, सुप्रीम जो पॉलिटिकल पावर थी वो जो अपने अंडर में उन्होंने बहुत कर रखी थी, इमर्ज एज अ सुप्रीम पॉलिटिकल पावर, और इनकी साथ साथ देयर एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी, इनकी इनसेंसिटिव रूल्स, यानी कि इनकी जो बहुत अलग अलग डिफरेंट पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, और इनके इनसेंसिटिव रूल्स यानी कि ये किसी पर भी दया करके किसी को छोड़ते नहीं थे, ठीक है। अगर कोई उनके अगेंस्ट जा रहा है तो उसे जान से ही मार देंगे, या उसको इतना टॉर्चर करेंगे कि वो खुद ही मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की पॉलिसीज और इस तरीके का जो इनका बिहेवियर था, इसके वजह से इंडियंस के अंदर एक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, मतलब जो ये कर रहे थे ब्रिटिशर्स जो पॉलिसीज बना रहे थे और जो चीज़ें ये कर रहे थे वो धीरे धीरे फ्यूल का काम कर रहा था इंडियंस के अंदर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो है एक फ्यूल का काम कर रहा था कि वो इंडियंस धीरे धीरे मतलब इतना ज़्यादा वो गुस्से से और नफरत जो थी वो धीरे धीरे इंडियंस के अंदर भर रही थी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा नफरत, रीसेंटमेंट अमंग इंडियंस, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ रीसेंटमेंट, बहुत ज़्यादा नफरत, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट इंडियन ब्रिटिशर्स के हो गए। इंडियन रूलर्स वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिशर्स। जो इंडियन रूलर्स थे उस समय, जो छोटे मोटे रूलर्स जो बचे थे वो भी ब्रिटिशर्स से ज़्यादा खुश नहीं थे, नाखुश थे, एज दे हैड बीन फोर्स टू सरेंडर देयर किंगडम एंड पावर टू द कंपनी। उनको ये फोर्स किया जा रहा था, छोटे मोटे जो किंग्स थे, कि वो अपना राज्य जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दें और सारी पावर्स भी जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दी जाए, अपना किंगडम भी सरेंडर कर दें और कंपनी को सारी पावर दे दें। लैंड लॉर्ड और पीजेंट
was suffering because of high revenue and company charge from them. लैंडलॉर्ड और पीजेंट्स भी सफ़र कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस लगा रहे थे। अभी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो इस पे यहाँ पर मैंने ज़्यादा यहाँ पर ब्रीफ में ज़्यादा नहीं लिखा है, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इनको लेकर, ठीक है। ये जितना भी आप देख रहे हो ये पूरा मैंने थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन जो है मैंने आपको यहाँ पर दिया है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं है ये। तो अब हम जो है इसको ब्रीफ में मैं इसलिए आपको यहाँ पर स्टडी करा रही हूँ अलग से, ठीक है। वट एवर द नोट्स आई एम हैविंग, तो उसमें से मैं आपको ब्रीफ स्टडी करा रही हूँ। सो लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट भी खुश नहीं थे क्योंकि टैक्स डे बाई डे जो है ये बढ़ाते चले जा रहे थे। ट्राइबल वर एंगर्ड बाई लॉस ऑफ देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और जो ट्राइबल जाति थी क्योंकि फॉरेस्ट पर भी ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से कैप्चर्ड कर लिया। ट्राइब्स जो थे वो जंगल से कोई भी चीज़ नहीं ले सकते थे, जो कि ट्राइबल जो लाइफ है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंड होती है। उनको अपनी डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ें, खाना पीना, हर्ब्स, मेडिसिन, सारी चीज़ें, लकड़ियाँ, घर बनाना, जानवरों से अपने आप को सेफ रखना, ठीक है, ये सारी वो जो ट्राइबल एरिया था, जो जंगली जाति जिसे कहते हैं, वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर ही डिपेंड थी। टोटली पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंड थी। अब इन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट को भी पूरी तरीके से अपने अंडर में कर लिया। तो इसकी वजह से जो ट्राइबल्स थे वो भी ब्रिटिशर्स से अनहैप्पी थे, ठीक है, क्योंकि उनका वे ऑफ लाइफ पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो चुका था। क्राफ्ट पर्सन रीसेंटेड द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। क्राफ्ट पर्सनस पर भी इन्होंने अपनी कुछ पॉलिटिकल पॉलिसीज लगाई जिसकी वजह से क्राफ्ट पर्सनस भी अनहैप्पी थे, विच हैड कॉस्ट देम देयर लाइवलीहुड, जिससे उनकी लाइवलीहुड, उनकी जीविका भी अफेक्ट हो रही थी। इंडियन सिपाहीज इन द ब्रिटिश आर्मी वर ऑल्सो डिसकंटेंटेड विद द पुअर सैलरी एंड लिविंग कंडीशन। जो इंडियन सिपाहीज थे जो ब्रिटिश कंपनी में वर्क कर रहे थे उनको कम सैलरी दी जाती थी, और जो अंग्रेज थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे जो ब्रिटिश कंपनी में ही जो जॉब कर रहे थे, उनको सैलरी जो थी वो ज़्यादा दी जाती थी, ठीक है। ये इन लोगों का रूल था। तो मतलब वो लोग भी अनहैप्पी थे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो है छोटे मोटे रीजंस मैंने आपको बताया, और यही छोटे मोटे रीजंस जो है आगे चल के बहुत बड़े बड़े रीजंस बनते चले गए। इसके अलावा एक और था, द लॉ इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिशर्स फॉर ब्रिटिशर्स टू रिफॉर्म इंडियन सोसाइटी। अच्छा, इंडियन सोसाइटी में भी अब ब्रिटिशर्स जो थे थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ जो है इंटरफेयर करने लग गए थे। एंड दैट इज, सोसाइटी में क्या इंटरफेरेंस था इसका कि द वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज एंड एनकरेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन स्कूल्स ऑल्सो कॉज्ड मच रिसेंटमेंट। अच्छा, द वर्क ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज ये लोग लेकर आए, तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो वर्क कर रही थी, ठीक है। आई एक्सेप्ट दिस कि यहाँ पर इनका ये भी था टू कन्वर्ट्स पीपल इनटू क्रिश्चियनिटी, लेकिन वो चीज़ बाद में आई। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, सबसे पहले जो इनका जो मोटिव था यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज एंड एनकरेजमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन स्कूल्स जो इन्होंने खोले, या जो पहले से हमारे इंडिया में जो स्कूल्स थे वहाँ पर इन्होंने एनकरेज किया इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस की जाए। दूसरा था आपका इन स्कूल्स एंड कॉज मच रिसेंटमेंट। अच्छा, यही जो इंग्लिश लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करने का जो इनका मेन मोटिव था, वो मोटिव ये लोग क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा जो है वो कंप्लीट करवा रहे थे, ठीक है, कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो है कुछ जाकर क्रिश्चियन मिशनरीज को स्कूल भी ओपन करके दिए इन्होंने, क्रिश्चियन स्कूल्स, जो कि आज भी हमारे इंडिया में बहुत ही वेल नोन और वेल डिसिप्लिन्ड तरीके से आज हमारे कंट्री में चल रहे हैं। एंड इनफैक्ट ऑल्सो, हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड, और मैंने शुरू से अपने स्टूडेंट्स को यही बोला, द ब्रिटिश डिड वेरी मच रॉन्ग थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो थी उन्होंने गलत करी, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें उन्होंने जो थी बहुत अच्छी करी, जो कि आज हम जिसको आज अभी तक जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू मेक कंपलसरी। सब बाद में इन्होंने, अभी यहाँ पर तो सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज को ही ये दिया, क्या कहते हैं वो उनको ना व्हाट यू कॉल्ड इन दैट, इनको एक
वर्क दिया क्रिश्चियन मिशनरीज को टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश लैंग्वेज इन द स्कूल्स। लेकिन बाद में आगे जब आप इसके और चैप्टर्स जब आप अभी मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ेंगे तो इट वाज आल्सो इंट्रोडक्शन कि ब्रिटिशर्स ने ये भी फिर स्टार्ट किया टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू बी कंपलसरी। यहाँ पर कंपलसरी कर दिया। अब ये यही हुआ कि आगे चल के कंपलसरी तो किया, यहाँ पर पहले उन्होंने किया नहीं भाई इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, तो कुछ करते थे कुछ नहीं करते थे। तो ये चीज़ें जो है इंडियन लोगों को इस चीज़ में भी ऑब्जेक्शन होने लगा, इस चीज़ में बड़ा उनको गुस्सा आने लगा कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों इंट्रोड्यूस करनी है, ये है वो है ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, लेकिन अगर हम आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आज के डेवलप्ड कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो टुडे इंग्लिश इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज और मैक्सिमम इंडियन पीपल्स आर यूज टू स्पीक आउट इंग्लिश लैंग्वेज। जितने शायद आधी से हमारे यहाँ 340 करोड़ की जो आबादी है, 340 करोड़ की जो आबादी है, इसमें से शायद आधे आधे तो जो हैं वो इंग्लिश को बोलना बड़ा प्राउड समझते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करते हैं। और आज के टाइम पे इंडिया में तमाम क्रिश्चियन स्कूल्स ओपन हुए हैं और जो क्रिश्चियन स्कूल्स क्रिश्चियन मिशनरियाँ ही चला रही हैं, कोई और गवर्नमेंट नहीं चला रही है, कोई इंडियन गवर्नमेंट नहीं चला रही है या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरियाँ ही जो है उन स्कूल्स को रन करा रही हैं। एंड दे आर द मैक्सिमम जितने भी इंडिया में क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, दे ऑल आर द इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड है। ठीक है, वर्ल्ड में दुनिया के सबसे बेस्ट स्कूल क्रिश्चियन स्कूल्स ही माने जाते हैं, विद अ वेल डिसिप्लिन स्टडी, विद अ वेल discipline, well speak out in English. They make them their student to speak out in English from the very very early age। बहुत छोटे से ही वो अपने स्कूल के बच्चों को इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस देते हैं, इंग्लिश बोलना उन सिखाते हैं। उनको फोर्स तो हम नहीं कहेंगे कि उनको फोर्स कर रहे हैं इंग्लिश बोलने के लिए, लेकिन हाँ, बिकॉज आई ऑलरेडी टॉट इन अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, सॉरी क्रिश्चियन स्कूल फॉर द लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ओके, सो लेकिन हाँ ये है कि उनको बहुत ही अर्ली एज पे वो इंग्लिश की जो है ट्रेनिंग देना जो है स्टार्ट कर देते हैं। द केजी नर्सरी का जो बच्चा है, इफ़ अ गर्ल और अ बॉय, एनीबडी, इफ़ ही और शी वांट्स टू गो फॉर अ वॉशरूम और फॉर अ वाटर, तो ही और शी हैव टू आस्क द टीचर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। केजी नर्सरी का बच्चा इन इंग्लिश, देन ओनली टीचर विल अलाउड, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें की हैं, सो वी नो दैट देन ओनली टीचर अलाउड टू गो फॉर अ वॉशरूम और फॉर वाटर। ठीक है, तो उसको वो बचपन से जो है उनको वो ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, आज जो इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बोलते हैं, इवन इंडिया में सबसे ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज जो है यूज़ करी जाती है, तो उस टाइम पे इसी इंग्लिश लैंग्वेज को यही क्रिश्चियन मिशनरीज ने के जो स्कूल्स जो इन्होंने ओपन किए उसको जो है लोग उस टाइम पर जो है लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें कुछ थी, कुछ ये मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा कि क्या रीज़न था, इन्हीं यही सारी चीज़ें जो थी, धीरे धीरे इंडियंस में इतना ज़्यादा रिसेंटमेंट भर गया, इतनी ज़्यादा हेट्रेड भर गई, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इतना ज़्यादा गुस्सा भर गया था कि यही चीज़ें धीरे धीरे छोटी छोटी जुड़ते जुड़ते इट ब्रोक आउट द रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, नेक्स्ट और क्या है, इमीडिएट कॉज जो है हम इसके बाद में करेंगे, छोटा सा इसमें है कुछ। ठीक है, वो थोड़ा इमीडिएट कॉज जो हैं वो आपके थोड़े हाइडिंग वाले कॉज हैं, पॉलिटिकल और जो सोशल कॉज रहे या रिलीजियस कॉज हैं, तो वो इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, तो वो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। लेकिन इमीडिएट कॉजेज़ को हमने जो है यहाँ पे थोड़ा छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि वो कुछ अलग तरीके से हम आपको इसको बताएंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे आ जाते हैं कॉजेज़ ऑफ द रिवोल्ट। तो यही मैंने जो आपको अभी कॉजेज़ बताए, तो इसमें हम फर्स्ट कॉज की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो है हमारा पॉलिटिकल कॉज। तो हमारे पॉलिटिकल कॉज क्या रहे, पॉलिटिकल कॉज रहे हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था, सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया, पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस, ठीक है, पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नेंस स्टार्ट किया। नाउ आपके ये सारे कुछ कॉजेज थे। लेट मी सी पॉलिटिकल कॉज। हम्म
जो है आई वांट टू सी कि जो है वो इसमें दे रखे हैं, मैंने एक्सप्लेन किए हैं या नहीं। ओके, ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉलिटिकल कॉज थे, कुछ पॉलिसीज थी जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करी। ये पॉलिसीज थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। ओके, एंड उसके बाद थी आपकी सब्सिडरी अलायंस। ओके, पॉलिसी ऑफ मिस गवर्नमेंट, ये पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। ठीक है, इन्होंने एक एक इसमें एक और कॉज ये भी है, शायद डुअल गवर्नमेंट का भी है, आई थिंक सो। नहीं है वो शायद, नहीं वो शायद प्रीवियस चैप्टर में है डुअल गवर्नमेंट, मुझे अभी शायद इसमें याद आ रहा था। खैर एनीवेज, अच्छा, सिपॉइज के जो है अपने रीजंस थे। जर्नल एनलिस्टमेंट एक्ट बाय डलहौजी, सिपॉइज को जो है सैलरी कम दी जा रही थी, उनके साथ बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद थे आपके मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री कॉजेज में भी यही आता था, नो प्रॉपर सैलरी, पेंशंस नहीं होते थे अगर कोई रिटायर्ड हो जाता है, प्रमोशंस नहीं होते थे। ठीक है, इकोनॉमिक कॉजेज यहाँ हमने शॉर्ट शॉर्ट में दिया है, उसके बाद हम इसको डिटेल। सो इकोनॉमिक कॉजेज रहे, टैक्स जो था बहुत ज़्यादा लगा रखा था ब्रिटिशर्स ने। ह्यूज टैक्स, दैट्स व्हाई इट्स रिटन ओवर हियर, ह्यूज टैक्स। ब्रिटिश अनफेयर पॉलिसी इन ट्रेड, मालवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ये आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, आप पढ़ चुके हो इसके बारे में। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने जो आपका एग्रीकल्चर था उस पर अलग अलग सिस्टम्स बनाए। मारवाड़ी सिस्टम में अलग तरीके का टैक्स लगाया, रैयतवाड़ी सिस्टम में फिर अलग तरीके का टैक्स लगाया। प्रमोटिंग ब्रिटिश गुड्स को ज़्यादा प्रमोट करते थे, जिसके वजह से अफेक्टेड इंडियन गुड्स, हमारे इंडियन गुड्स अफेक्ट हो रहे थे। इंडियन गुड्स अफेक्ट होने के साथ साथ हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से, क्योंकि जब ये ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट कर रहे हैं तो इंडियन गुड्स उससे अफेक्ट हो रहे हैं। इंडियन गुड्स ऑब्वियसली कोई ले नहीं रहा है, फिर इंडियन गुड्स जब नहीं ले रहा है तो लोगों के पास जो एम्प्लॉयमेंट था वो एम्प्लॉयमेंट उनके हाथ से छूटता जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज पे। सो क्रिश्चियन मिशनरीज, रेशिज्म था थोड़ा सा क्रिश्चियन मिशनरीज का। ठीक है, यहाँ पर ये लोग कर रहे थे क्रिश्चियन मिशनरीज को, इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी कि यहाँ पर वैसे जो रेशिज्म है, ये एक्चुअली मैंने गलत लिख दिया, रेशिज्म वर्ड जो है यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, देयर इज रेशिज्म नहीं है, लेकिन ये क्रिश्चियन मिशनरीज को इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि स्कूल्स ओपन करने के लिए, एंड स्कूल्स में आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी कंपलसरी। ओके, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर काफ़ी रिसेंटमेंट हो गया, काफ़ी हेट्रेड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गई। ठीक है, रेशिज्म जैसा, वैसे तो खैर रेशिज्म वो करते ही थे, वैसे ऐसा नहीं कि कोई स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है रेशिज्म करने की। यहाँ पर ये थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है मैंने, क्रिश्चियन मिशनरीज रेशिज्म ये नहीं है, ब्रिटिशर्स रेशिज्म कर रहे हैं, दैट इज करेक्ट। ब्रिटिशर्स वो तो शुरू से स्टार्ट से ही रेशिज्म कर रहे थे। ठीक है, तो दैट्स वाई दे यूज टू बी कॉल्ड इंडियंस एज डॉग्स, और खुद को अपना सुपीरियर मानते थे, और इंडियंस को जो है बहुत ज़्यादा लोअर कैटेगरी में रखते थे। ठीक है, सो ये नहीं है कि क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे वो कर रही हैं, रेशिज्म कर रही हैं, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जो है ब्रिटिशर्स ऑलरेडी स्टार्ट से ही उनका रेशिज्म का रहा है। ठीक है, बट नॉट बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन हिंदू रिलीजियस, ठीक है, हिंदू रिलीजियस के चीज़ों में कुछ इंटरफेरेंस इनका रहा। रिलीजियस कस्टम्स, ठीक है, बिलीफ सच एज सती एंड विडोरी मैरिज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका रिलीजियस, हिंदू रिलीजियस कस्टम्स और बिलीव्स में इंटरफेरेंस रहा, लेकिन वो इंटरफेरेंस आज हमारे हिंदू लोगों के लिए, बिकॉज आई एम क्रिश्चियन, तो ये आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि ये मैं क्रिश्चियन हूँ, और मेरा जो चैनल है वो एक क्रिश्चियन टीचर है जो आपको स्टडी करा रही है, पढ़ा रही है। ठीक है, तो दैट इज वाई मैं ये सपोर्ट नहीं कर रही ब्रिटिशर्स को। आई नेवर सपोर्टेड फॉर द रॉन्ग थिंग टू द क्रिश्चियन मिशनरी और टू द ब्रिटिशर्स, नेवर नेवर आई सपोर्टेड। बट हाँ, यहाँ पर ये चीज़ थी कि जो ब्रिटिशर्स ने हिंदू रिलीजियस कस्टम्स बिलीव्स में जो इंटरफेरेंस किया, उस इंटरफेरेंस के ही वजह से आज हिंदू जो लोग हैं, आज जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो इन सारी चीज़ों से, आज जो हमारी हिंदू स्पेशली जो वुमेन्स हैं, उनको इस सती प्रथा सिस्टम से और विडो री मैरिज से जो है आज उनको छुटकारा मिला है, स्पेशली हमारे हिंदू भाई बहनों को, स्पेशली हिंदू बहनों को। ठीक है, सो बिकॉज आई एम क्रिश्चियन, तो हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली ये क्रिश्चियंस वाले ट्रेडिशंस और सारी चीज़ें जो है फॉलो करी जाती हैं। ठीक है, जो क्रिश्चियन
का जो हमारे क्रिश्चियंस का जो ट्रेडिशन और ये सारी चीज़ें होती है फॉलो की जाती हैं। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइक सती सिस्टम, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ विडो रीमैरिज नहीं कर सकती है, या वुमेन को सती होना पड़ेगा हस्बैंड के साथ, इस तरीके का कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि गर्ल्स नहीं पढ़ेंगी और बॉयज़ को पढ़ाया जाएगा, गर्ल्स को नहीं पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट क्रिश्चियंस में ये होता है कि क्रिश्चियंस में आपको बॉयज़ एजुकेटेड बहुत कम मिलेंगे, लेकिन गर्ल्स ऑलवेज बीइंग एजुकेटेड इन एवरी क्रिश्चियन फैमिली। हर क्रिश्चियन फैमिली में आपको लड़कों के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता। लड़के आपको एक टाइम पे 12th पास या 10th पास या मिल सकते हैं, मतलब पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन गर्ल्स आपको क्रिश्चियन फैमिली में ज़्यादातर एजुकेटेड मिलेंगी, और इधर नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग दे हैव कंप्लीटेड, और बीटेक और इंजीनियर और एमबीए और टीचर्स, लेकिन मैक्सिमम आपको क्रिश्चियन फैमिली में गर्ल्स ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड मिलेंगी, बॉयज़ थोड़े से कम मिलेंगे। हमारे यहाँ उल्टा है, ठीक है, हमारे क्रिश्चियन फैमिलीज़ में ये उल्टा है। वेस्टर्न कंट्रीज़ I don't comment on their कल्चर एंड देयर थिंग्स, बिकॉज क्योंकि है कल्चर वहीं का ही है, हमारा कल्चर चला आ रहा है। हमारे इंडिया में भी हद तक थोड़ा सा चेंजेस हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है। यूके में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और यूके में और यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा, इंडिया से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, इंडिया से बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें हैं उनकी फैमिली में और डिफरेंट जगह पे, ठीक है। सो इसलिए ये कुछ इनके ब्रिटिशर्स के कुछ रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं आपके इमीडिएट कॉजेज, हम बाद में इसको बताएंगे, इसको स्टडी करेंगे। इमीडिएट कॉज हम आपको बाद में बताएंगे, अभी हमारे पास इतने ये कॉजेज हैं। तो फर्स्ट वी विल स्टडी डीप अबाउट दीज कॉजेज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं पॉलिटिकल कॉजेज इन डिटेल। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स की जो पहली पॉलिटिकल कॉज की जो ये ट्रीटी थी, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाली, ठीक है, ये जो आप ट्रीटी देख रहे हैं, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो ये ट्रीटी देख रहे हैं, इसके तहत जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कुछ क्या कई ऐसे रीजन्स जो थे वो अपने टेरिटरी में मिला लिए, अलग अलग पॉलिसीज बताकर किंग्स को, हिंदू किंग्स या मुगल किंग्स को बताकर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई ऐसी किंग्स और मुगल और हिंदू किंग्स की टेरिटरीज थी जिसको अपने में मिला लिया, ठीक है। एंड इट इज शुड पे सम पेंशन टू देम। ट्रीटी द ब्रिटिशर्स ने क्या, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, नाना साहेब द सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड, जो यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है इस टाइप पे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये नाना साहब की पिक्चर है आपकी, ठीक है। सो नाना, आपको जो पिक्चर दिख रही है, ठीक है, ये नाना साहेब है, ये आपके सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे थे। तो इनके साथ क्या पॉलिसी हुई, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी विद ब्रिटिश शुड पे सम पेंशन टू देम आफ्टर बाजीराव डेथ, बट द ब्रिटिश डिड नॉट पे। इनको बोला गया कि बाजीराव की डेथ के बाद इनको जो है पेंशन मिलेगी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो है इनको किसी भी तरीके की पेंशन जो है नहीं दी, ठीक है। देन बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर रहे हमारे, ठीक है। रेड फोर्ट दिल्ली था इनका, रेड फोर्ट ये इनका पूरा किला था बहादुर शाह जफर का, ठीक है। ब्रिटिश वर ट्राइंग टू एक्युपाई रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट जो है वो बहादुर शाह जफर द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफर से कैप्चर द रेड फोर्ट, ओके, जो कि रेड फोर्ट बहादुर शाह जफर का किला था, वहाँ रहते थे वो, ओके। एंड झांसी वॉज एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज के तहत ब्रिटिशर्स ने अलग अलग टेरिटरी जो थी वो कैप्चर्ड कर ली थी, ठीक है। लाइक झांसी को कैप्चर किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी लगा के। अवध वॉज कैप्चर्ड अंडर मिस गवर्नेंस, अवध को कैप्चर किया मिस गवर्नेंस का पॉलिसी बना के कि इसमें गवर्नमेंट ठीक से वर्क नहीं कर रही है। इन्होंने इसमें कुछ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी वर्क कर रही थी, और जो अवध के किंग थे, जो राजा थे, वो भी गवर्न कर रहे थे। कुछ टेक्टिक्स जो थी ब्रिटिशर्स की इतनी थी कि वो पूरा मतलब मैस आउट हो गया था। मैस आउट खुद इन्होंने क्रिएट किया और फिर बाद में बोला कि बहुत मैस आउट हो रहा है, मिस गवर्नेंस हो रहा है, तो इसलिए हम जो है अवध को जो है अपने कंट्रोल में जो है हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अवध हैज अमंग द लास्ट इंडियन टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश, ये लास्ट इंडियन टेरिटरी थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको पता ही है, आपने प्रीवियस चैप्टर में सारी पॉलिसीज वगैरह पढ़ी हुई है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पढ़ी हुई है, सब्सिडरी अलायंस भी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, जो अभी इससे पहले मैंने जितनी भी पॉलिसीज मिस गवर्नमेंट्स वाली पॉलिसीज भी आपने पढ़ी हुई है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर किसी किंग का कोई बेटा नहीं है, तो अगर उसने बेटा या कोई वारस नहीं है, कोई उसका एंटाइटी नहीं है, तो अगर उसने कोई बेटा या बेटी अगर गोद लिया है, तो वो उस राज्य का आने वाला क्या कहते हैं वारिस जो है, इन इंग्लिश आई डिडंट रिमेंबर राइट नाउ, वारिस नहीं बन सकता। वो वही वारिस बनेगा जो खुद का
राजा का खुद का पैदा किया हुआ बेटा है वही वारिस बन सकता है। कोई गोद लिया है, क्योंकि झांसी की रानी के बेटा हुआ था, उसकी डेथ हो गई, या बेटा बेटी जो भी बेबी हुआ था उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने गोद एक बेटे को लिया, तो जिसको ब्रिटिशर्स ने झांसी का राजा या राजा राजी जो भी है, राजा रानी जो भी है, राजा जो है एक्सेप्ट करने से ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया और झांसी को अपने अंडर में ले लिया। ठीक है, लास्ट था आपका अवध, जो लास्ट था आपका 1856 में इसको कैप्चर किया गया। ठीक है, द कंपनी अप्लाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स अलॉन्ग विद द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नमेंट। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स भी इस पे अप्लाई किया अवध पे, और मिस गवर्नमेंट भी अप्लाई टू टेक ओवर द किंगडम। द नवाब ऑफ अवध हैड लॉन्ग बीन फेथफुल टू द ब्रिटिश, और यहाँ जो अवध के नवाब थे वो ब्रिटिशर्स के काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उनके साथ फेथफुल रहे, गवर्नमेंट चलाने को लेकर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फेथफुल रहे वो। ठीक है, but still therefore the manner in which the then Nawab was accused of misgovernment and ousted from his throne sparked a lot of anger in the kingdom. लेकिन इतने साल तक उनके साथ लॉयल रहने के बाद भी ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने साथ मिला लिया, अपने अंडर में कैप्चर कर लिया, और साथ ही साथ जो है जो अवध के जो नवाब थे उनका जो थ्रोन है, फ्रॉम हिज थ्रोन स्पार्क्ड अ लॉट ऑफ एंगर। ठीक है, आउटसेट फ्रॉम हिज थ्रोन, उनको उनके थ्रोन से, उनको उनकी राजगद्दी से हटाकर फेंक दिया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, जिसके वजह से उस मतलब अवध के जो लोग थे, अवध के जो नवाब थे, उनको तो उसने गद्दी से हटा दिया, तो वहां के जो लोग थे उनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा जो था वो भर गया था इस वजह से। अ नंबर ऑफ सिपॉयज इन द ब्रिटिश आर्मी वर फ्रॉम अवध, और ब्रिटिश आर्मी में जितने जो सिपॉइज थे वो भी सारे के सारे अवध के थे, ज्यादा मैक्सिमम जो सिपाही सिपॉइज थे वो अवध के थे। स्टिल उन्होंने अवध के नवाब के साथ इस तरीके का जो है इस तरीके की हरकत करी ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, सो दे फेल्ट बिट्रेड बाय दिस एक्शन ऑफ द ब्रिटिश, मतलब एक तरीके से धोखा दिया। उन लोगों ने सोचा, जो सिपॉइज जो थे उन्होंने, उनके दिमाग में यह आया कि ब्रिटिशर्स ने जो है हमारे अवध के नवाब के साथ और हमारे साथ जो है ये धोखा किया है, ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी आर्मी जो है बना रहे हैं और इन्होंने हमारे ही नवाब के साथ इस तरीके से धोखा किया। द कंपनी वॉज ऑल्सो कीन टू ब्रिंग मुगल डायनेस्टी टू द एंड, और कंपनी ऑब्वियसली शुरू से ये चाह रही थी कि मुगल साम्राज्य जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाए, उसको पूरी तरीके से एंड कर दे, लेकिन ऐसा आज तक भी नहीं हुआ है। मुगल्स के जो जनरेशन टू जनरेशन मतलब 5th 6th 7th 8th 9th, शायद आज इस समय 9th या 10th जनरेशन मुगल्स की आज भी हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसी प्लेसेस हैं, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर आज भी हमारे मुगल राजाओं की 8वीं या 9वीं या 10वीं जनरेशन आज भी रह रही है, और एज अ किंग, एज अ रॉयल पैलेस में वो लोग रहते हैं और एज अ किंग वाली लाइफ आज भी स्पेंड करते हैं। नॉट ओनली मुगल्स बट हिंदू किंग्स, राजपूत किंग्स, गुजरात के किंग्स, ठीक है, उत्तराखंड के भी कुछ ऐसे किंग्स हैं जिनकी जनरेशन टू जनरेशन 8th और 9th और 10th जनरेशन आज भी जो है यहाँ पर रह रही है हमारे इंडिया में। इवन इन महाराष्ट्र, इवन इन साउथ इंडिया, इवन इन द नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो जो ट्राइबल प्लेसेस के जो किंग्स रहा करते थे, जो ट्राइब्स के राजा हुआ करते थे, वहाँ के भी राजाओं की जनरेशन आज भी जो है वहाँ पर रह रही है, एंड दे आर लिविंग अ वेरी लैविश एंड लग्जरियस लाइफ एज अ रॉयल किंग पैलेस में वो लोग रहते हैं। यू गो टू द राजस्थान, यू गो जयपुर, उदयपुर, यू गो टू द मध्य प्रदेश में, भोपाल में, दे आर लिविंग सो मेनी किंग्स, वहाँ पर भी आज भी किंग्स रह रहे हैं। हाँ, नो डाउट कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किस तरीके से आता है कि उन्होंने अपने महल के कुछ पार्ट को म्यूजियम बना रखा है, वो रहते उसी महल में है। उनके बच्चे जो हैं, क्योंकि अब भाई उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, जब ब्रिटिशर्स गए तब था पैसा, गरीबी थी हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं था। जो राजा थे उन्होंने अपना पैसा गरीबों को बांट दिया, उन्होंने बहुत अपनी आने वाली कई सालों पुश्तों तक के लिए जो है उन्होंने पैसा जो है रखा हुआ था। ठीक है, तो वो पैसा उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने में, स्टडी बाहर पढ़ाने में, ऑब्वियसली जो ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, आखिरकार वही किंग्स, जिन जिन किंग्स के ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, उन्हीं किंग्स ने अपने बच्चों को बाहर बाहर पढ़ाया। स्पेशली ज़्यादातर किंग्स के, चाहे वो मुगल किंग हो, हिंदू किंग हो, राजपूत किंग हो, ट्राइबल्स किंग हो, मैक्सिमम जितने भी किंग्स थे हमारे इंडिया के, उन्होंने अपने बच्चों को बाहर, और स्पेशली उसी जगह पर जहाँ से ब्रिटिशर्स आए थे, यानी कि यूके, लंदन में अपने बच्चों को स्टडी करने के लिए भेजा है। इवन इन अमेरिका देयर सन and their daughters, their children studied in America, studied in UK, London, they studied in Australia and the different part of the world, different countries of the world, and very big countries, very big universities ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने स्टडी करी, देन दे आर डूइंग जॉब इन अ डिफरेंट
कंट्रीज़, बाहर की कंट्रीज़ में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में आज वो जॉब कर रहे हैं। दे आर सेंडिंग मनी टू देयर पेरेंट्स। जो वो पेरेंट्स हैं, जो वो रॉयल लाइफ जी रहे हैं, वो आज भी यहीं रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं। और तो और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनको पेंशन मिलती है, क्योंकि वो राजा हुआ करते थे, उस समय वो टैक्स लिया करते थे, उसी से उनका राज, उनकी किंगडम और उनकी खुद की लाइवलीहुड चलती थी। लेकिन अब राजशाही वाला सिस्टम हमारी कंट्री में ख़त्म हो गया है, कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ब्रिटिश चाहते थे कि मुगल्स को जो है पूरी तरीके से एंड किया जाए, लेकिन ऐसा आज तक भी नहीं हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, साउथ हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान में स्पेशली बहुत सारे किंग्स जो हैं आज भी हैं, कर्नाटका में भी हैं, और आपके कश्मीर साइड में आप चले जाओगे, नॉर्थ इंडिया में भी हैं, एंड इवन इन साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया, आपके बंगाल्स में बहुत सारे किंग्स हमारे इंडिया में, मुगल और हिंदू किंग्स आज भी हमारी इंडिया में जो है हमारी कंट्री में रह रहे हैं। तो वो जो रह रहे हैं वो भी उनकी 7th 8th जनरेशन है। साथ ही साथ उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ से है कि क्योंकि पूरे महल को वो इतना मेंटेन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने महल को गवर्नमेंट के उसमें दे दिया है। उनको एक पोर्शन गवर्नमेंट ने रहने के लिए दे रखा है कि आप इस पोर्शन में रह सकते हैं। महल का काफ़ी हिस्सा म्यूजियम बन चुका है, महल का बाकी हिस्सा जो है वो होटल्स बन चुके हैं वहाँ पर। उसको और मेंटेन करती है, वो मेंटेन करती है वहाँ की पर्टिकुलर स्टेट की और रीजन, उस एरिया की, उस रीजन की गवर्नमेंट उसको मेंटेन करती है। तो इस तरीके से किंग्स और राजा जो है वो आज भी हमारी कंट्री में आज भी रह रहे हैं, ठीक है। तो मुगल्स एंड नहीं हुए, या कोई भी जो राजपूत या हिंदू किंग्स जो हैं वो टोटली ख़त्म नहीं हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट है, सो ब्रिटिशर्स जो थे उसको जो है एंड तो खैर नहीं कर पाए। सो ब्रिटिश चाहते थे कि मुगल एम्पायर को जो है पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन वो आज तक भी नहीं हुआ है। सो इन 1856 ब्रिटिश डिसाइडेड दैट द बहादुर शाह जफर वुड बी कंसिडर्ड द लास्ट मुगल किंग। तो उन्होंने ही खुद से ये डिसाइड कर लिया कि बहादुर शाह जफर जो है वो मुगल्स के लास्ट किंग कहे जाएंगे, वुड बी कंसिडर्ड, एंड हिज सक्सेसर वुड नो लॉन्गर बी रिकॉग्नाइज एज किंग। और उनके जो सक्सेसर होंगे, खैर जो उनके सक्सेसर आए वो इतने स्ट्रांग भी नहीं हुए। मुगल बहादुर शाह जफर के उनके बेटे आए, फिर उसका बेटा आया। ऑब्वियसली सी बात है, एक शादी का जो हमारे इंडिया में जो कल्चर है, इंडिया में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बहादुर शाह जफर के 3 या 4 जो भी बेटे रहे हों, 3 बेटे या 2 बेटे जो भी रहे हों, उनके बाद फिर उनके बेटे आए, वो इतने पावरफुल और इतने स्ट्रांग भी नहीं रहे कि वो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को, पूरी ब्रिटिश एम्पायर को जो है उखाड़ कर ख़त्म कर सकते और हिंदुस्तान से भगा सकते थे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बहादुर शाह जफर के बाद अब इंडियंस जो रह रहे थे इंडिया में प्रॉपर, उनके हाथों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो अब आ चुकी थी, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स देमसेल्व्स डिसाइडेड कि अब यही एक लास्ट मुगल किंग होंगे, और इनके बाद जो है कोई भी इनका सक्सेसर जो है वो राजा नहीं बनेगा, ठीक है। वुड नो लॉन्गर बी कंसिडर एज किंग। द डिसीजन फ्यूल्ड मच रिसेंटमेंट। और जब उन्होंने इस तरीके का अनाउंसमेंट किया, इस तरीके की चीज़ें कहीं, तो ऑब्वियसली सी बात है इंडियन लीडर, जो इंडियंस थे, मतलब लीडर्स तो उस समय नहीं थे, जो इंडियंस थे और बाकी बहादुर शाह जफर और उनके बेटे जो थे, इन सभी में एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, बहुत हेट्रेड अगेन फिर से भर गई, ठीक है। और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे इस समय रिवोल्ट ऑफ 1857 में, वो थे आपके बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, झांसी की रानी, मंगल पांडे, ठीक है। सो ये सारे थे जिन्होंने 1857 का रिवोल्ट जो है लड़ा और ऑल ओवर द इंडिया में स्प्रेड करने की पूरी कोशिश करी। और इनके साथ सारे इंडियंस थे उस टाइम पर, जो हिंदुस्तानी थे, रह रहे थे यहाँ पर, वो सभी इनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इसमें कुछ गड़बड़ी भी हुई, जिसकी वजह से ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था वो सक्सेस नहीं ले पाया उतनी जितनी लेनी चाहिए थी, ठीक है। सो ये चीज़ भी एक गुस्से का कारण बनी, द रिवोल्ट ऑफ 1857 का कारण बनी, एंड द डिसीजन फ्यूल्ड मच रिसेंटमेंट। इनफैक्ट लेटर ऑन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 डिक्लेयर बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1857 के रिवोल्ट के दौरान ही जो लोग थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन था आपका, तात्या टोपे और झांसी की रानी, बेगम हजरत महल और आपकी मंगल पांडे एंड ऑल दैट, ये भी जितने पार्टिसिपेंट्स थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को, मतलब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसे बोल दिया था, तो इसलिए उन्होंने बहादुर शाह जफर को ही अपना 1857 के रिवोल्ट में अपना उन्होंने इस रिवोल्ट का लीडर
उनको बना दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एज ए लीडर एंड टुक हिज हेल्प टू गेट द अदर रूलर्स टू ज्वाइन द रिवोल्ट। और उनके साथ जो और भी छोटे मोटे कुछ मुगल किंग्स रहे थे उस टाइम पर, बहादुर शाह जफर को ये कहा कि आप अपने साथ और भी जो किंग्स थे और भी जो रूलर्स हैं उनको इस रिवोल्ट में शामिल करिए, ठीक है। सो ये थे आपके कुछ पॉलिटिकल कॉजेज जिसको हमने काफ़ी शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ डिटेल्स भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पर जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल रिलीजियस सॉरी कॉजेज एंड आर्मी यानी मिलिट्री कॉजेज जो थे। तो नाउ वी आर गोइंग टू going towards our next causes, that is the economic causes, social religious and army के कुछ causes पे चलेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी। अब इनकी जो पॉलिसीज़ थी, जो ये पॉलिसीज़ बनाते थे, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इस वजह से जूम कर दिया ये, जो ये पॉलिसीज़ बनाते थे, इनकी पॉलिसीज़ के वजह से जो है इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रन कर रही थी, बहुत ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, डिस्ट्रक्शन हो रहा था बहुत ज़्यादा। एग्रीकल्चर बाय ड्रैकोनियन लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जो हमारा जो एग्रीकल्चर था वो भी रन हो रहा था, खत्म होता जा रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चर पे भी इन्होंने बहुत तरीके की पॉलिसीज बनाई थी। जैसे कि आप देख सकते हो पॉलिसीज इन्होंने बनाई थी कौन कौन सी, रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, कुछ भी नहीं चल पाई। तो नहीं चल पाई, नहीं चल पाने की वजह से उसमें भाई किसी और का तो कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि यही पॉलिसीज़ बनाते थे, फिर यही उस पॉलिसीज़ को चेंज करते थे, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स जो है उन पॉलिसीज़ के थ्रू नए टैक्सेस लेकर आते थे, और जिसके वजह से एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल चीज़ें बढ़ने के बजाय और ज़्यादा खराब हो जाती थी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलोड बाय द ब्रिटिशर्स वर ह्यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट अक्रॉस द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, ये भी बहुत, ये तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा रीज़न रही कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो सारे सोसाइटी के हर सेक्शन ने इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करना जरूरी समझा, ठीक है। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हैड एंगर्ड लैंडलॉर्ड पीजेंट्स अलाइक। जो ब्रिटिश की लैंडलॉर्ड्स पॉलिसी थी उसके वजह से जो लैंडलॉर्ड्स थे और पीजेंट्स थे, दोनों ही, मतलब दोनों लोग साथ में ही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा एंगर्ड नेस था उन लोगों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स हैड लॉस्ट देयर एंसेस्ट्रल लैंड एज दे वर अनेबल टू पे द हाई रेवेन्यू चार्जेस बाय द ब्रिटिशर्स। सो बहुत सारे ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे, बहुत सारे ऐसे पीजेंट्स भी रहे, बहुत सारे पीजेंट थी, सॉरी फार्मर्स रहे, जिनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, यानी कि उनके जो बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी थी, वो जो है इनके वजह से, इनकी इस तरीके की पॉलिसीज बनाने के वजह से हाई रेवेन्यू, टू पे द हाई रेवेन्यू चार्ज बाय द ब्रिटिशर्स, वो एंसेस्ट्रल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने, एंसेस्ट्रल जो लैंड था उनका, एग्रीकल्चर लैंड था, वो उन्होंने अपने पास, अपने अंडर में ले लिया। एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, नो पैट्रोनेज फॉर आर्टिजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जिन स्टेट्स में अभी भी प्रिंस थे, किंग्स लोग थे, उन जो किंग्स रूल कर रहे थे, रूलर्स अभी भी थे जिन स्टेट्स में जहाँ पे रूलर्स बचे हुए थे, उन रूलर्स के जो स्टेट्स थे उनको भी इन्होंने अनेक्स कर लिया, अपने अंडर में कर लिया, अपनी टेरिटरीज के अंडर में कर लिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। कोई उनको पेट्रोनेज नहीं दिया जाता था, वहाँ पे जो आर्टिजन्स काम करते थे, जो हैंडीक्राफ्ट जो लोग, सॉरी, जो काम करते थे, हैंडीक्राफ्ट पूरा खत्म हो गया, डिस्ट्रक्ट कर दिया। आर्टिजन्स को जो वो काम कर रहे हैं और मार्केट में दे रहे हैं चीज़ें, प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं, उसका उनको कोई भी पेट्रोनेज यानी कुछ अमाउंट, सैलरी या इस तरीके का कुछ नहीं दिया जाता था, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स के साथ इन्होंने ये किया। एंड जो आपका एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट था, दीज लैंड्स वर ऑफन ऑक्शन्ड टू ट्रेडर्स इन सिटीज़। तो जो ये लैंड जब ये लोग अपने अंडर में कर लेते थे ब्रिटिशर्स, तो ये लोग क्या करते थे, जो बाहर से जो जो सिटीज़ में जो ट्रेडर्स थे, जो यहाँ से माल दूसरे कंट्रीज में लेके जाते थे, उनके हाथों इनका जो लैंड था उसको ऑक्शन में डाल देते थे, यानी कि बिड लगा देते थे, उसकी बोली लगा के बेच देते थे। हु एक्सप्लॉइटेड द फार्मर फर्दर। अब उनके पास लैंड चला गया तो वो क्या करते थे, उन्हीं फार्मर्स का, जिन फार्मर्स का लैंड हुआ करता था, उनको और ज्यादा परेशान करते थे, ठीक है। ये था। अच्छा, अभी ये इसमें ये लाइन छूट गई थी तो इसलिए मुझे ये बताना था। अब प्रिंसली स्टेट्स पे आ जाइए। आर्टिजन्स और पेट्रोनेज के साथ क्या 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 किया ये मैंने आपको बता दिया। आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर ट्रबल बाई अनफेयर कॉम्पिटिशन फ्रॉम इंग्लैंड। ये इनका आर्टिजन और क्राफ्ट पर्सन का एक अनफेयर कॉम्पिटिशन चलता था। भाई वो हाथ से बना रहे हैं, हमारे इंडियंस जो आर्टिजन्स थे वो हाथ से चीज़ों को बना रहे हैं, बहुत ही सुंदर वे में, बहुत ही क्या कहते हैं कि एंटीक पीसेस बनाते थे। वहाँ पर जो चीज़ें बनती थी वो मशीन से बनती थी, जल्दी बनती थी, चीप होती थी। यहाँ से ये लोग हाथ से बन रहे हैं, इनको टाइम लग रहा है बनाने में, तो टाइम लग रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ की चीज़ें महंगी होंगी वहाँ की चीज़ों से, ठीक है। तो एक अनफेयर कॉम्पिटिशन था, ये कोई फेयर कॉम्पिटिशन नहीं
चल रहा था, विच हैड कॉस्ट मैनी देयर लाइवलीहुड, जिसके वजह से बहुत सारे लोग जो थे आर्टिजन्स और क्राफ्ट पर्सन अपनी जो जीविका थे, अपनी जो कमाई थी उनकी, वो उनके हाथ से जाती रही, वो लॉस्ट हो गई. वी हैव सीन हाउ इंडियन टर्न फ्रॉम एन एक्सपोर्टर of finished good to a supplier of raw material under colonial rule. I don't have right now pencil or something marker. So, एनीवेज आपने ये देखा, इस दौरान आपने ये देखा होगा कि ब्रिटिशर्स के कॉलोनियल रूल के टाइम पर इंडिया किस तरीके से एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट बनाकर इंडिया बाहर बेचता था, उससे वो चेंज होके क्या बन गया, entering turn from the exporter to the finished good to a supplier of raw material अंडर द कॉलोनियल रूल. रॉ मटेरियल का सप्लायर, मतलब जहां वो फिनिश्ड गुड बना के एक एक्सपोर्टर था, पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोर्टर था वो, ठीक है, कि फिनिश्ड गुड्स जो हैं बन के इंडिया से आते हैं, इंडिया के आर्टिजन्स क्राफ्ट पर्सन्स फिनिश्ड गुड्स बना के ऑल ओवर यूरोपियन कंट्रीज और भी बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी जाते हैं, जाते थे, बेचा करते थे. उससे अब वो रॉ मटीरियल का सप्लायर हो गया, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स बनाना ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बंद करवा दिया. यहाँ से रॉ मटीरियल लेते थे और इंग्लैंड में, आपको प्रीवियस चैप्टर में क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज में मैंने आपको पढ़ाया था ना, कि यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के वो अपनी कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, अपनी फैक्ट्रीज में जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर और फिर वो यूरोपियन कंट्रीज और बाकी कॉन्टिनेंट्स में बेचते थे, ठीक है, जाकर. तो अब इंडिया यहाँ से एक एक्सपोर्टर से बन गया रॉ मटेरियल का सप्लायर, ठीक है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका ये पॉइंट है. सो लॉस ऑफ स्टेटस फॉर जमींदार, जमींदार जो थे अपना स्टेटस जमींदार भी खो चुके थे. अशेम्ड टू वर्क, और जमींदार, भाई वो जमींदारों की जमीनें वगैरह इन्होंने बेच दी ना, ऑक्शन में लगा दी, तो अब वो जमींदार जिसको जमीन गई है उसके यहाँ काम थोड़ा ना करेगा. वो जमींदार कभी, मतलब एक उसकी वैल्यू होती थी, एक उसका स्टेटस होता था अपना, कि वो लोगों से काम करवाता था. अब वो जमींदार जिसको जमीन ब्रिटिशर्स ने बेच दी उसकी, ठीक है, तो वो जमींदार किसी और के यहाँ काम करेगा, वो तो कबूल ही नहीं है जमींदार को, ठीक है. अशेम टू वर्क, वो किसी क्या काम करने में उनको बहुत अशेम फील होता था. एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश, जिसके वजह से जमींदार जितने थे उनके अंदर भी एक एंगर जो था भर गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है. सो इसके ये है आपके इकोनॉमिक कॉजेस, और इसके अलावा कि द ब्रिटिश इम्पोज स्टीप टैक्सेस ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स एंटरिंग इंग्लैंड में जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहे थे, अब उस पर ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हैवी स्टीप टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया. इंग्लैंड टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम बाइंग देम, लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि ये जो बाहर से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं इनको आप मत खरीदिए, ये ठीक नहीं है, इन पर बहुत हैवी जब टैक्स लग रहा है तो वो प्रोडक्ट की दाम ऑब्वियसली बढ़ जाएगा. तो इंडिया के लोग जो है उसको फिर नहीं खरीद रहे थे, उनको डिस्करेज किया जा रहा था कि आप ये नहीं खरीदिए ना, इसको बाय ना करें, ठीक है. हाउएवर नो सच रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन ब्रिटिश गुड एंटरिंग इंडियन मार्केट. इंडियन मार्केट में जो ब्रिटिश का बन के इंग्लैंड से जो गुड्स आ रहे थे, जो बन के, उसको खरीदने के लिए मनाही नहीं थी, ना ही उस पर कोई टैक्स लग रहा था. लेकिन इंडियन गुड्स इंडिया में बन के जब इंडियन मार्केट में जा रहे थे, उस पर जो है टैक्स लगा रहा था ब्रिटिशर्स, ठीक है, इम्पोज टैक्सेस, उस पर टैक्स लगा रहा था. और इंडियन गुड्स जो है इंग्लैंड जब जाते थे, इंग्लैंड एंटर होते थे, तो उन पे टैक्स, इंडियन गुड्स जब इंग्लैंड में एंटर होंगे तो वहां पर टैक्स इसलिए लगाया गया कि वहां के लोग क्या सोचेंगे, अरे इंडिया से गुड्स आ रहे हैं बाहर से, मतलब इंडिया जो कंट्री है वहां से गुड्स आ रहा है, इसके ऊपर तो बड़ा हैवी टैक्स है. और टैक्स क्या है, उस समय इतना कहाँ टैक्स पता था, अरे ये इंडियन प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, और ज़्यादा वो वैसे ही हैंडक्राफ्ट होते थे, तो वो थोड़े से. सो नेक्स्ट आपका आता है सोशल रिलीजियस कॉजेज. तो उसमें फर्स्ट आपका पॉइंट है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स नेटिव इंडियंस, थ्योरी ऑफ वाइट मैंस बर्डन. हाँ, ये तो वो शुरू से ही करते थे, लेकिन जहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था क्रिश्चियन मिशनरीज रेशिज्म लिखा हुआ था, बाय मिस्टेक वो उसमें लिख गया है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी थी कि वो रेशिज्म को सपोर्ट करे. क्रिश्चियन मिशनरीज की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एजुकेशन, ठीक है. तो दैट इज़ गुड, वो अच्छा था कि क्रिश्चियन मिशनरीज एजुकेशन को लेके काफ़ी काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, दैट इज़ गुड. इंग्लिश लैंग्वेज टू बी मेड अ लेटर ऑन मेड अ कंपलसरी बाद में, और इस रिवोल्ट जो है जब वो हो गया, नहीं चल पाया आगे, उसके बाद फिर उन्होंने कंपलसरी कर दी कॉलेजेस में और स्कूल्स वगैरह में इंग्लिश लैंग्वेज. बट अबाउट रेशिज्म, तो हाँ, ब्रिटिशर्स रेशिज्म बहुत पहले से करते थे. दैट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. इंडियन पीपल टू बी कॉल्ड एज डॉग एंड दे देमसेल्व्स थिंक कि वी आर सुपीरियर टू द इंडियंस बिकॉज दे आर अ ब्राउनिश पीपल, वी आर अ वाइट पीपल, ठीक है. तो ये वाइट पीपल्स का जो वाइट मैंस का जो बर्डन था वो हमारे नेटिव इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा था, ठीक है. तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत करते थे ब्रिटिशर्स. रिलीजियस प्रोपोगेशन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, रिलीजियस प्रोपोगेशन था क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा, ठीक है. क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो हिंदू रिलीजियस बिलीव्स और
इन सब में इंटरफेरेंस करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक, तो अगर हम वो देखें तो वो भी हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कहीं हद तक फ़ायदेमंद भी रहा, ठीक है। क्योंकि उसके वजह से जो है आज जो इस तरीके के जो एट दैट टाइम, ठीक है, एट दैट टाइम जो है जो इस तरीके के जो ये सिस्टम्स बने थे, हिंदू जो इवल्स थे, ठीक है, हिंदूज के बहुत ज़्यादा इवल थिंग्स थी, इवल्स जो इनके रिलीजियस बिलीफ कस्टम्स थे, इवल कस्टम्स इनको कहते हैं, ठीक है, बहुत गलत जो रीति रिवाज रिचुअल्स गलत कस्टम्स तो थे, ठीक है। रिफॉर्म लाइक एबोलिशन ऑफ सती, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आया ब्रिटिश, सती को एबॉलिश किया, सती सिस्टम को ख़त्म किया। ये एक अच्छी चीज़ थी हमारे आज के हिंदू भाई बहनों के लिए, बहुत अच्छी चीज़ थी। नहीं तो शायद ये चीज़ अगर नहीं करते, अगर वो इंटरफेयर नहीं करते इनके हिंदू रिलीजियस और कस्टम्स और बिलीफ में, तो शायद आज भी सती सिस्टम, बाल विवाह जो कि आप बालिका वधू में देख चुके हो, ठीक है, बालिका वधू जैसे बाल विवाह और सती जो हस्बैंड के साथ जल जाना, विडो की दोबारा शादी नहीं हो सकती है, मतलब जो वुमेन है या गर्ल है वो पूरी तरीके से जो जेल में बंद थी अभी तक, ठीक है, अगर ये उनको नहीं आज़ाद कराते वुमेन्स को, तो आज भी वो इसी तरीके से जेल में बंद होने वाली लाइफ ही जी रही होती। लेकिन उस आज आज़ाद है, वुमेन आज़ाद है, गर्ल्स आज़ाद है, नो डाउट, ठीक है, आज सारी चीज़ आज़ाद है, लेकिन वो आज़ादी का आज हमारे इंडिया में ही बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, वो उस आज़ादी का बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, एडवांटेज बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, अनएडवांटेज मीन्स टू से डिसएडवांटेज ले रहे हैं। डिसएडवांटेज कैसे कि भाई सती से आज़ादी दिलाई, विडो रीमैरिज कराया, बाल विवाह खत्म कराया, लेकिन आज भी हमारे देश में राजस्थान, गुजरात जैसी जो कुछ प्लेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा इंटीरियर विलेजेस हैं, वहाँ पर आज भी सती प्रथा सिस्टम है, वहाँ पर वो छुप के करते हैं ये सारी चीज़ें, बाल विवाह वहाँ पर आज भी होता है। दैट इज़ वाई बालिका वधू आज के टाइम का ये सीरियल बना था, नो डाउट कि उसे बने हुए 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, 10 यानी कि 10 साल पहले तक एक कॉन्सेप्ट एक डायरेक्टर लेकर आया, बाल विवाह का, बालिका वधू का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया, ठीक है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि जबकि बाल विवाह खत्म हो चुका ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1857 या 19 सेंचुरी में, जब ब्रिटिशर्स जब तक यहाँ पर थे, उन्होंने जो एक्ट बनाया उस एक्ट के थ्रू जो क्या बोलते थे इसको, आई डेंट रिमेंबर, अभी ये चीज़ अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जो एक्ट एक बनाकर बाल विवाह को जो है खत्म किया गया, चाइल्ड मैरिज, यस, ध्यान नहीं आ रहा था मुझे, ठीक है, चाइल्ड मैरिज को एक एक्ट बना के जो है खत्म किया गया प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत। तो वो मतलब आज भी कहीं ना कहीं वो चल रहा था, तभी वो आज 10 साल पहले जब वो बालिका वधू आया जो कॉन्सेप्ट, वो किसी डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर उसने कहीं ना कहीं देखा होगा, और ये पता है ऑल ओवर द वर्ल्ड की इंडिया में ये सारे रीति रिवाज अभी से नहीं, हजारों 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 सालों से ये रीति रिवाज चले आ रहे हैं, ठीक है। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज और आपका विडो मैरिज नहीं हो सकता, एजुकेशन वुमेन्स को नहीं मिल सकती है, वुमेन जो एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, साथ ही साथ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, यानी कि जब लड़की पैदा होती थी आज से हजारों साल पहले, तो उन लड़कियों को मार दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारे रीति रिवाज किस में है? ये सारे रीति रिवाज हिंदू रिलीजन में ही है, ये मुस्लिम रिलीजन में नहीं है, ना ही ये क्रिश्चियन में है, ना ही ये सिख में है, सब रीति रिवाज हिंदू में ही है। ये यहाँ ओपनली ऑनलाइन मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है ना, और मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है कि ये हिंदू ने कुछ किया। इवन आई टॉट दिस इन स्कूल ऑल्सो, और मेरे स्कूल में, इन माई स्कूल, मैक्सिमम क्या ऑल द स्टूडेंट्स आर हिंदू, सभी बच्चे हिंदू ही थे, ये रीति रिवाज हिंदू के ही हैं, हिंदूज ने ही बनाया है। हाँ, नो डाउट कि उनकी गीता, कुरान और सॉरी उनकी गीता या रामायण में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, ये बनाए हुए उन हिंदू इंसानों के ही हैं। वही जब आपने 6th में जो पढ़ा था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, जो सारा ये जो बना, ये जो सोसाइटी जो डिवाइड करी ब्राह्मण्स ने, ठीक है, आर्यंस ने जो सोसाइटी जो डिवाइड करी, उस टाइम के ही ये हजारों साल पहले के ही ये सारे रीति रिवाज जो है उस टाइम के ही ये चले आ रहे थे, ठीक है। सो हम अगर बहुत सारी चीज़ों को लेकर अगर हम ब्रिटिशर्स को गलत ठहराते हैं, ब्रिटिशर्स को ब्लेम करते हैं, तो कुछ चीज़ों से हमको उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ठीक है। देखिए, नो पर्सन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी पर्सन जो है परफेक्ट नहीं होता इस पूरी दुनिया में, कोई भी ग्रुप परफेक्ट नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कोई कमी घटी होती है, कोई सोसाइटी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती, ठीक है, कोई कंट्री भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती, कोई गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती, पर्सन भी परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी घटी होती है। नो डाउट ब्रिटिशर्स तो ऑब्वियसली यहाँ पर रूल करने आए थे,
क्या तो अगर उनकी 100 बातें अगर गलत थी तो उनकी 10 बातें अच्छी भी थी, और वो अच्छी ये थी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे इंट्रोड्यूस इंग्लिश लैंग्वेज एज कंपलसरी इन स्कूल, कॉलेजेस एंड इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि आज के टाइम पे इंग्लिश जो है इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एंड इफ today's world we don't know the English language, we can't conversation, we can't do the conversation with the other country peoples like the Russian or American or Australian peoples or European countries or other Asian countries or North Korea, South Korea or other Gulf countries or Muslim countries. We can't conversation with डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पीपल, हम उनसे कन्वर्सेशन ही कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट हर कंट्री की इंग्लिश का एसेंट अलग है, ठीक है। लाइक जो आपने अरब के पीपल्स देखे होंगे, अरबियन पीपल्स जो होते हैं अरब के, गल्फ कंट्री के, यानी कि आपके यमन, यूएई, कतार और सीरिया और जितनी भी ये है कंट्रीज हैं, ठीक है, यूएई, दुबई, ओमान, यमन, ये सारी जो कंट्री, यहाँ पर जो इंग्लिश है वो इंग्लिश वो लोग इतना क्लियर, हम लोग जो इंग्लिश यूके इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश जो हम बोलते हैं, या अमेरिका वाले जो बोलते हैं या यूके वाले जो बोलते हैं, उनके जो प्रॉपर जो कन्वर्सेशन आता है उनके कन्वर्सेशन में और गल्फ कंट्री के इंग्लिश बोलने के कन्वर्सेशन में नो डाउट डिफरेंस है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर रीडिंग करूँ तो गल्फ कंट्रीज के जो पीपल हैं इंग्लिश को ऐसे रिफॉर्म्स लाइक द abolition of the sati widows remarriage act and the women education was seen as interference in the traditional Indian society. Taxation on mosques, temples, etc. Socio-religious, the racial discrimination towards native Indians. Theory of white men's burdens. तो गल्फ कंट्रीज के जो पीपल है वो इंग्लिश इस तरीके का उनका एसेंट है बोलने का। नो डाउट अभी अब यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश के पर्सन को, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के किसी बंदे को या यूके के, सोशल रिलीजियस रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस टुवर्ड्स नेटिव इंडियंस, theory of white man's burden, religious propagation by the Christian missionaries, reform like the abolition of the Safi, widow remarriage act, and the women's education was seen as interference in the traditional Indian society. दे स्पीक आउट लाइक दिस, ठीक है, वो इस तरीके से इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। यूके इंग्लिश का एसेंट अलग है, वर्ड आई एम ट्राइंग टू से टू यू कि एसेंट अलग है, बट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड वी कांट, इफ वी डोंट नो द इंग्लिश लैंग्वेज, वी कांट कन्वर्सेशन विद द अदर कंट्री पीपल्स, वी कांट कन्वर्सेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो जो चीज़ अगर अच्छी होती है किसी बुरे इंसान में भी या बुरी ऑर्गेनाइजेशन में या बुरी कंट्री में अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो हमें वो अडॉप्ट करनी चाहिए, एंड देयर इज़ नो हार्म टू adopt a good thing from any person, from any organization, from any society, from any country, from any continent, कहीं से भी आपको अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करने में कोई भी बुरी बात इसमें नहीं है, ठीक है। एनीवेज, सो क्रिश्चियन मिशनरीज का एक तो ये रिलीजियस प्रोपोगेशन था कि सोसाइटी में काफ़ी इंटरफेरेंस करके उन्होंने ये हमारे लिए हिंदू पीपल्स, हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए ये बहुत ही अच्छा काम किया, एबोलिशन ऑफ सती एंड ये सारी चीज़ें खत्म करी। दूसरा, एजुकेशन वर सीन एज इंटरफेरेंस इन द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी, ठीक है। सो एजुकेशन को इंटरफेरेंस किया, ट्रेडिशनल जो इंडियन सोसाइटी जो चल रही थी, इंडियन सोसाइटी जिस तरीके से रन करे आ रही थी, तो उसमें ज़्यादातर मेंस को या बॉय को ही पढ़ने की इजाज़त थी, बट यहाँ पर इन्होंने इंटरफेरेंस कर करके वुमेन्स एजुकेशन वाज सीन एज इंटरफेरेंस, मतलब वुमेन्स को पढ़ाने के लिए, वुमेन्स को स्टडी लेने का हक है, इसके लिए उन्होंने इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में काफ़ी इंटरफेरेंस किया। तो इधर वो इंडियन पीपल्स क्या सोचते थे कि भाई ये जो है वुमेन्स एजुकेशन में जो है बड़ा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, हम औरतों को पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं, औरतें हमारे यहाँ पढ़ती नहीं हैं, औरतें हमारे यहाँ नहीं जाती हैं, बाहर नहीं जाती, फलाना नहीं जाती, ढिमकाना नहीं जाती हैं, ब्ला 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 ब्ला। बट आज के टाइम पे वुमेन्स खैर बहुत कुछ कर रही हैं, गर्ल्स खैर बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा, आपने कुछ चीज़ें ऐसी देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी कि जितनी ही आज़ादी मिल जाती है अगर कहीं पे, तो लोग सोचते हैं और भी इससे ज़्यादा और आज़ादी मिल जाए, ठीक है। तो और इससे ज़्यादा आज़ादी क्या मिल गई है? आज़ादी ये मिल गई है कि आज हमारी इंडियन सोसाइटी में इंडियन कल्चर नाम की, मतलब थोड़ी सी आज़ादी क्या दी और थोड़ा सा वुमेन्स एजुकेशन के लिए क्या काम कर दिया ब्रिटिशर्स ने। सती प्रथा, जो एक जेल में बंद थी वुमेन्स, हमारी हिंदू वुमेन्स, ठीक है, हिंदू गर्ल्स, तो उसको आज़ाद क्या किया, ठीक है। आज़ाद करने के लिए क्या ब्रिटिशर्स ने कदम उठाया कि आज वो इतनी आज़ाद हो गई हैं कि आज वो मतलब इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई कि वो आज नग्न तरीके से जो है
बाहर सोसाइटी में घूमती है। यू पीपल ऑल आर एक्टिव इन अ सोशल मीडिया, आपने यूट्यूब भी देखते हो, आप सब कुछ देखते हो, ठीक है। सो मेरे कहने का मतलब ये है, यू हैव सीन द उर्फी जावेद, ये आज़ादी का ही नतीजा है। जो उर्फी जावेद जो है वो आज़ादी का नतीजा है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो इनका ये सती वाला सिस्टम, नो डाउट कि उर्फी जावेद मुस्लिम्स थी, लेकिन मुस्लिम्स में भी मुगल्स के टाइम पे, उस टाइम पे बहुत ही वुमेन्स के लिए बहुत ही पर्दा सिस्टम हुआ करता था। अगर कोई क्रिश्चियन या कोई यूरोपियन कंट्रीज के, तो वो लोग तो पहनते ही हैं शॉर्ट ड्रेसेस, ठीक है, उनका तो कल्चर ही यही है, जमानों से उनका कल्चर ये रहा है, ठीक है। लेकिन कोई मुस्लिम जो है उर्फी जावेद की तरह बिहेव करे, ठीक है, आई डोंट थिंक कल्चर और इंडियन सोसाइटी विल एक्सेप्ट दिस, और इंडियन सोसाइटी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। इंडियन सोसाइटी को ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए। आज यू हैव सीन बॉलीवुड में क्या ड्रेस अपीलिंग की जाती है कि इंडियन सोसाइटी को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, ठीक है, इंडियन सोसाइटी को पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पे लिए जा रहा है। और आज के टाइम पे मैं व्हाट आई फील कि अगर शायद ये उसी तरीके से पर्दे में रहा करती, तो आज शायद इस तरीके से नग्न रूप में जो है बाहर नहीं आती, ठीक है ना। एनीवेज, खैर, मैं आप लोगों को इसलिए ये सारी चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि यू आर द कमिंग जनरेशन, यू आर द यंग जनरेशन फॉर द कमिंग इंडिया। आज के अब आने वाले नए इंडिया की आप कमिंग जनरेशन है। सो प्लीज़ आप अपनी घर की औरतों का और अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का, इन सब चीज़ों को लेकर प्लीज़ इसको लेकर ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि आई विल नॉट एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स कि आप आज़ादी के नाम पर नग्नपना करें, आज़ादी के फ्रीडम के नाम पे आप नग्नपना करें, फ्रीडम के नाम पर आप जो है सोसाइटी को बर्बाद करने वाली मूवीज़, वेब सीरीज़ या सीरियल्स बनाएं। सोसाइटी या फ्रीडम या आज़ादी के नाम पर आप बॉलीवुड को पूरी तरीके से नंगा दिखाएं, ठीक है, या सीरियल्स को, या जो ड्रामा सीरियल्स होते हैं, या टीवी पे बिल्कुल नंगी चीज़ें दिखाएं, ठीक है, या वेब सीरीज़ पे चीज़ें दिखाएं, तो स्पेशली बॉलीवुड जो नग्न चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। सो you have to be careful for your sisters, especially mothers to know how to behave and everything, sisters, your household women's, उनका आप स्पेशली ध्यान रखें। खैर, एनीवेज, टैक्सेशन ऑन मॉस्क्यूज एंड टेम्पल, ब्रिटिशर्स ने टैक्सेस लगाए मॉस्क्यूज पे और टेम्पल्स पे भी टैक्सेस लगाए, ठीक है। एंड ये हो गई हमारी सोशो रिलीजियस जो रीजंस थे कुछ, वो ये थे, ठीक है। बाकी नंबर ऑफ इंडियंस डिड नॉट अप्रूव ऑफ दीज एफर्ट्स। अच्छा, ब्रिटिश ऑल्सो एनकरेज द यूज ऑफ इंग्लिश इन स्कूल, इंग्लिश जो मैंने आपको बताया इसको एनकरेज किया, लेकिन कुछ इंडियंस जो थे वो इस एफर्ट को नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। दे फेल्ट दैट ब्रिटिश ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय, वो यही सोच रहे थे कि सोशल कस्टम्स ट्रेडिशंस जो है हमारे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये लोग, एंड डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, and by the British who considered themselves as superior race and looked down on Indians, ठीक है। नेक्स्ट रिलीजियस कॉजेज भी यहाँ पर हो गए हमारे। नेक्स्ट अब हमारे आते हैं आर्मी के कॉजेज हमारे हैं, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक हो गए हमारे, आर्मी के कॉज हो गए। आर्मी के कॉज अब हमने देखने हैं कि क्या है। अच्छा, रिलीजियस कॉजेज में कुछ अगर मैं देख लेती हूँ, कुछ एक आध चीज़ें अगर छूटी ना हो तो। now you can able to see army मैंने यानी कि मिलिट्री कॉजेस, ओके। तो आई सी कि कुछ रिलीजियस कॉजेज में कुछ छूटा ना हो। कुछ एक कॉज ये भी था कि जो ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या करते थे कि सिपाहीज को जो है ओवरसीज भेजते थे, ठीक है, यानी देश से बाहर भी उनको भेजा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, सिपाही वर एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल ओवरसीज टू फाइट वॉर्स, मतलब कंट्री से बाहर भेज के उनको वहाँ लड़ाई के लिए भेजा जाता था। और सिपाहीज के लिए ये मतलब समुद्र क्रॉस करके, मतलब ओवरसी सी समुद्र या ओशन क्रॉस करके बाहर जाके लड़ाई करना, वो मानते थे कि उनके रिलीजन के कुछ अगेंस्ट है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो दिस वाज टैबू फॉर द मैनी इंडियंस एट दैट टाइम। ये उस टाइम पर एक टैबू था बहुत सारे इंडियंस की, समुद्र पार करके जो है हम, वो एक टैबू था इनके उसमें। दे फियर्ड देयर कास्ट मेंबर, मतलब उनकी कास्ट के जो मेंबर्स हैं उनको इस बात का डर रहता था कि उनके कास्ट के जो मेंबर हैं वो डिसोन दैम फॉर ट्रैवलिंग बाई सी। अगर वो ट्रैवल करेंगे, सी को पार करके ट्रैवल करके बाहर जाएंगे, तो उनके कास्ट के जो लोग हैं वो उनको डिसोन करेंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनको
अपनी सोसाइटी में दोबारा शामिल नहीं करेंगे। देयरफॉर व्हेन ब्रिटिश ऑफिसर ट्राई टू गेट इंडियन सिपॉइज टू फाइट वॉर ओवरसी, एक ब्रिटिश जो ऑफिसर्स था उन्होंने उनको तैयार किया कि भैया आपको फाइट करने जाना है ओवरसीज, ओवरसीज सी को पार करके। मैनी प्रोटेस्टेड एंड वर पनिश्ड, तो बहुत सारे इंडियन सिपॉइज ने जो है आपका प्रोटेस्ट किया बहुत सारा कि इसके अगेंस्ट, कि हाँ इसके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, और फिर बहुत सारों को जो है पनिशमेंट ब्रिटिशर्स ने दे दी। एंड दिस कॉज अ लॉट ऑफ एंगर, इसकी वजह से बहुत सारा एंगर उनके मन में भर गया। एंड 1856 में द ब्रिटिश आर्मी पास्ड अ लॉ विच फॉरबेड सिपॉइज फ्रॉम रिफ्यूजिंग ओवरसीज ड्यूटी। तो उन्होंने एक और अगेन एक एक्ट पास किया, आर्मी ने एक लॉ पास किया ब्रिटिश आर्मी ने, कि अगर कोई भी जो है ओवरसीज जाकर ट्रैवल करके फाइट करने से अगर मना करेगा तो मतलब मना कर ही नहीं सकता। एक लॉ उन्होंने ऐसा पास किया, से फ्रॉम रिफ्यूजिंग ओवरसीज ड्यूटी, ओवरसीज ड्यूटी के लिए कोई जो है वो मना नहीं कर सकता। इस तरीके से उन्होंने एक जो है लॉ बना दिया, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा आपका रह गया था। नाउ हम आर्मी के कुछ और भी उस पर जाते हैं। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन वेयरिंग कास्ट स्पेसिफिक क्लोथ एंड आइटम, इस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि कास्ट को स्पेसिफाई करने वाली कोई भी क्लोथ इंडियन सिपॉइज नहीं पहनेंगे जो कास्ट दिखाता हो आपकी, या कोई भी आइटम या ड्रेस या क्लोथ या कोई भी कुछ नहीं अपनी बॉडी में लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल टर्बन, क्योंकि सरदार है पगड़ी पहनते हैं, वो भाई बाल होते हैं उनके, तो वो पगड़ी, वो बाल बढ़ाते हैं तो पगड़ी लगाना उनका वो है, तो वो पगड़ी लगाने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं लगाएंगे। फोर्स टू ट्रैवल ओवरसीज, ओवरसीज मैंने आपको बता दिया, विच वॉज फॉरबिडन इन हिंदू ट्रेडिशन। अनइक्वल पे फॉर इंडियन सिपॉइज, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड सबॉर्डिनेशन, पे जो थी वो अनइक्वल थी, इक्वली पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं करी गई थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ध्यान में रख के पे देते थे, यानी कि जो इंडियन सिपाहीज है उनको कम दी जाती थी, जो ब्रिटिशर सिपाही होते थे उनको ज्यादा दी जाती थी, इस तरीके से करते थे वो लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। न्यूली इंट्रोड्यूस एनफील्ड राइफल हैड बीफ फैट कोटिंग ट्रिगर पॉइंट, जो नई राइफल्स जो लेकर आए थे ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी में, उसमें एनफील्ड जो राइफल्स होती थी उसमें क्या होता था, उसमें जो गोली थी वो डालनी पड़ती थी, गोली डाल के उसके ऊपर कुछ एक चीज लगी हुई होती थी, तो उसको जो है जो गोली होती थी, गोली के ऊपर कुछ लगा हुआ होता था, उसको मुंह से उनको खींचना पड़ता था। तो मुंह से जो खींचना था, वो जो मुंह से जो खींचना होता था, वो जो बना हुआ होता था वो बीफ के फैट से बना हुआ होता था, ठीक है, बीफ और पिग के फैट से बना हुआ होता था। तो ब्रिटिश आर्मी में मुस्लिम्स भी थे और हिंदू भी सिपॉइज थे। तो पिग जो कि मुस्लिम्स के लिए क्या कहते हैं उसे, कौन सा वर्ड है, अपवित्र माना जाता है, और बीफ जो कि हिंदू के लिए बीफ था या गाय था, ऐसी साथ था समथिंग कुछ, ठीक है। तो गाय वो उनके लिए पवित्र मानी जाती है, ठीक है, और पिग जो है वो इनके लिए अपवित्र माना जाता है। तो मुस्लिम्स और हिंदू ने दोनों ने ही जो है उसको मुंह से खींचने करके, मतलब ये एनफील्ड राइफल जो न्यू एनफील्ड राइफल थी वो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो यही थे मेन आर्मी का जो मेन जो रीजन था, ये मेन रीजन था आर्मी के लिए। और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही रिलीजियस आइडियोलॉजीज, ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो थे, रिलीजियस जो चीजें थी, उन सेंटिमेंट्स को जो है वो हर्ट हुआ था, ठीक है। ये आप देख सकते हो। और इन्हीं को कहा जाता था इमीडिएट कॉज, जो इमीडिएट कॉज थे वो यही थे, एनफील्ड राइफल अगेंस्ट हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस आइडियोलॉजी एंड सेंटिमेंट्स। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका पिग या बीफ, गाय जो भी है उनके फैट से ये लगाया जाता था, और ये जो है इसको मुंह से खींच के निकाला जाता था, ठीक है। हाउ इट वॉज लोडेड, ये यहाँ पर ये दिखा रहे हैं इनको मुंह लोड कैसे करी जाती थी, यानी कि ये गन कैसे लोड करी जाती थी। इसको निकालते थे और फिर इसके अंदर फिर वो गोला जो भी होता था गोली डालते थे, और देन इसको यूज़ किया जाता था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये गोली डाल रहे हैं और फिर ये यूज़ के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये मेन इसका ये बड़ा इमीडिएट रीजन था, ये इस तरीके की राइफल थी जिसको जो है लोड किया जाता था, उसको मुंह से खींच के निकाला जाता था, ठीक है, और फिर इसको ये चीज़ जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर डाली जाती थी, इस राइफल के अंदर डाली जाती थी और गोली डाली जाती थी निकालने के बाद, मुंह से खींचने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करती थी ये राइफल। तो इसको यूज़ करने से हिंदू और मुस्लिम, तो ये मेन इनका इमीडिएट कॉज था, जिसका जो आर्मी का जो रीज़न रहा वो ये रहा, ठीक है। ये इमीडिएट कॉज थे। नेक्स्ट हम जाते हैं बिगनिंग ऑफ द रिवोल्ट, की रिवोल्ट जो है कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। बिगनिंग ऑफ रिवोल्ट, ही वॉज सिपॉय, मंगल पांडे जो थे वो ब्रिटिश आर्मी में सिपॉय थे। इन्फेंट्री मैन इन द 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिशर्स की अलग अलग ये रेजिमेंट्स थी, ठीक है। तो इस रेजिमेंट्स में जो थे ये सिपॉय थे,
बैरकपुर जहाँ पे लड़ाई हुई है वो बैरकपुर था, ठीक है। सो ये बैरकपुर में बैरकपुर में थे, जो बैरकपुर में जो ब्रिटिश आर्मी की जो रेजिमेंट थी उसमें ये थे, बैरकपुर में जो अपॉइंटेड जो उनकी रेजिमेंट थी उसमें। शॉट डेड एंड यूरोपियन ऑफिसर, और इन्होंने एक इसी रीजन के चलते जो है इन्होंने एक यूरोपियन ऑफिसर को जो है गोली मार दी थी। 19 जुलाई 1827 में जो है इनका बॉन्ड हुआ था। 8 अप्रैल 1857 में ये मारे गए। तो एक्चुअल रिवोल्ट वाज इन मेरठ, बट द सीड वाज सोन इन बैरकपुर। रिवोल्ट एक्चुअल स्टार्ट हुआ था मेरठ से, लेकिन उसका जो बीज जो है, मतलब मेरठ में आके सब लोग कलेक्टिवली इकट्ठे होके वहां से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, लेकिन जो उसका बीज जो है वो बोया गया था बैरकपुर में, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन अप्रैल 1857 को। इसी के बाद जो है जब इन्होंने बहुत सारे एक यूरोपियन सिपाही को ही मारा और बहुत सारे और भी उसके साथ और भी कुछ जो ब्रिटिश सिपाही थे वो भी मरे थे। इन्होंने अटैक एकदम से अकेले इन्होंने अटैक कर दिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैप में ये देख सकते हो, ठीक है। मेरठ, उसके बाद आपका आता है लखनऊ में स्टार्ट हुआ, फिर आपका कानपुर, और बैरकपुर जो है आपका यहाँ पर है, दैट इज इस जगह पर क्या है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इनको हैंग कर दिया था 1857 में इस एक्ट के वजह से, और जिसके बाद जो है सिपाही म्यूटनी यहाँ पर छिड़ गई थी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अलग अलग रीजन्स में पीजेंट्स, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन्स, एजुकेशन को लेकर सारी ये अलग अलग डिफरेंट जगहों पर भी रिवोल्ट जो है धीरे धीरे स्प्रेड हो गया था, ठीक है।